हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे कल अपने? हाँ, भगत आंदोलन शुरू किया था ना, वो शुरू से ही किया था मैंने, है ना। तो क्या पढ़ाया था फिर मैंने कल? पहले कारण परिणाम लिखाने हैं, लिखो साहब कारण परिणाम। क्या लिखाऊं, पहले कारण लिखाऊं, परिणाम या विशेषता? लिखो, पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर आपसे राय मांग लूंगा। पहले तुम देख लो मेरे वाले सही है कि नहीं है, फिर तुम कैंसिल कर देना, गलत लिखवाए फिर आप वाले लिख लेंगे। अच्छा, किसान आंदोलन के कारण, तो ये तो सिंपल सी बात है कि हम इतने दिनों से पढ़ रहे भाई, किसान आंदोलन का एक बड़ा सा कारण यह था कि 57 की क्रांति की जब हम परिणाम पढ़ रहे थे, तब हमने उसके अंदर एक बात लिखी थी कि अंग्रेजी व्यवस्था आने के बाद में राजाओं द्वारा अंग्रेजों को बहुत अधिक धन दिया जाता था। इस वजह से किसानों ने क्या शुरू कर दिए थे, आंदोलन। इसका मतलब अंग्रेजों के आने के बाद कोई गड़बड़ हुई है सिस्टम के अंदर, है ना। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले राजस्थान में कोई भी किसान आंदोलन, इतना लंबा टाइम का राजतंत्र था, इसका मतलब राजा और किसानों के बीच के रिलेशन कभी भी बिगड़े, अंग्रेजों के आने के बाद बिगड़े, इसका मतलब सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां है। एक तो यह था कि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, राजा डिपेंड करता था सामंत पे। किस पे डिपेंड था? सामंत डिपेंड था किसान। किसान से टैक्स कौन लेता है? सामंत। सामंत से टैक्स कौन लेता है? लड़ाई होगी कभी राजा की, तो राजा के कौन काम आएंगे? सामंत। सामंत के कौन काम आएंगे? किसान। भला एक किसान सीधे सीधे लड़ने तो नहीं जाता था, पर अनाज तो पहुंचाता ही। भरी लड़ाई के बीच में किसान मना कर दे कि इस बार अनाज नहीं है, तो सैनिक भूखे नहीं मर जाए। राजा किससे लड़े? तो राजा किसानों के बीच में जाता था, किसानों की बातें सुनता था। अकाल पड़ जाता तब उनके कर कम कर दिया करता था, हरी बीमारी के अंदर उनके कर कम कर दिया करता था। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो राजाओं की लड़ाइयां हो गई बंद। तब राजाओं को सामंतों की कोई भी आवश्यकता, और सामंतों को किसानों की आवश्यकता। राजा का व्यवहार चेंज हो गया था। इससे पहले वो जनता के प्रति उसका जो उदार रुख था, पहले वो मानता था कि मैं इस जनता का पिता हूं, और एक पिता को जैसे अपने संतान का ध्यान रखना चाहिए, वैसे मुझे किसका ध्यान रखना चाहिए? जनता का। लेकिन अब वो इनका इतना ध्यान है। पहली बात तो ये थी कि अंग्रेजी संरक्षण मिलने के बाद में राजा जो थे, उनका जनता के प्रति जो व्यवहार था वो क्या हो गया था? बदल गया था। उनका जो एटीट्यूड था उनकी तरह पूरी तरीके से क्या हो गया? चेंज। एक नंबर लगा के लिखो। अंग्रेजी शासन के कारण, ड्यू टू इंग्लिश रूल, अंग्रेजी शासन के कारण, ड्यू टू इंग्लिश रूल, अंग्रेजी शासन के कारण, ड्यू टू इंग्लिश रूल, राजाओं ने अपना अस्तित्व अंग्रेजों पर निर्भर मान लिया था। राजाओं ने अपना अस्तित्व अंग्रेजों पर निर्भर मान लिया था। किंग्स कंसिडर्ड देयर एग्जिस्टेंस ऑन ब्रिटिशर्स, राजाओं ने अपना अस्तित्व अंग्रेजों पर निर्भर मान लिया था। किंग्स कंसिडर्ड देयर एग्जिस्टेंस, किंग्स कंसिडर्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑन ब्रिटिशर्स, अपना अस्तित्व अंग्रेजों पर निर्भर मान लिया था। अतः उन्होंने जनता की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। अतः उन्होंने जनता की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। सो दे डिड नॉट पे अटेंशन ऑन पब्लिक, सो दे डिड नॉट पे अटेंशन ऑन पब्लिक, अतः उन्होंने जनता की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। सो दे डिड नॉट पे अटेंशन ऑन पब्लिक, जनता पर ध्यान देना या जनता की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। एक बड़ा सा कारण तो यह था। दूसरा कारण मैंने एक वहां 57 की क्रांति में और बताया था कि अंग्रेजी शासन आने के बाद राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी? विलासिता बढ़ गई थी। इसलिए राजा को धन ज्यादा चाहिए। धन ज्यादा चाहिए तो उसने जनता पे क्या बढ़ाने शुरू कर दिए? लिख लो। दूसरा लिखो, अंग्रेजी संरक्षण के कारण, ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन, अंग्रेजी संरक्षण के कारण, ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन, राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी। लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड, राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी। लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड, राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी। लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड, अतः उन्होंने जनता पर नए नए कर लगाने प्रारंभ कर दिए थे। अतः उन्होंने जनता पर
या किसानों पर लिखना, अतः उन्होंने किसानों पर नए नए कर लगाने प्रारंभ कर दिए थे। सो दे इम्पोज्ड या दे स्टार्टेड टू इम्पोज न्यू टैक्सेस ऑन फार्मर्स। सो दे स्टार्टेड टू इम्पोज न्यू टैक्सेस ऑन फार्मर्स। अतः उन्होंने किसानों पर नए नए कर लगाने प्रारंभ कर दिए थे। सो दे स्टार्टेड टू इम्पोज न्यू टैक्सेस ऑन फार्मर्स। जैसे चौरी कर पहले लगता ही नहीं था, अचानक लेके आए, लिख लो जैसे चौरी कर, लाइक चौरी टैक्स, जैसे चौरी कर। मैंने शेखावटी में एक बताया था जकात, नया टैक्स लेके आए थे, लिख लो जकात, जैसे चौरी कर, जकात। कोई एक एग्जाम्पल का मतलब होता है एक दो कोई लिखना। एक बड़ा सा कारण सीधा सीधा यह था कि राजाओं द्वारा अंग्रेजों को दिया जाने वाला धन बहुत अधिक होता था, अतः भू राजस्व की दरें ऊंची हो गई और राजस्व को टाइम टू टाइम बढ़ाने भी लग गए थे। लिख लो, राजाओं द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिया जाता था। किंग्स गेव मोर मनी टू ब्रिटिशर्स। राजाओं द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिया जाता था। किंग्स गेव मोर मनी टू ब्रिटिशर्स। राजाओं द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिया जाता था। किंग्स गेव मोर मनी टू ब्रिटिशर्स। अतः उन्होंने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया था। सो दे रेज्ड लैंड रेवेन्यू ऑन फार्मर्स। अतः उन्होंने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया था। सो दे रेज्ड लैंड रेवेन्यू ऑन फार्मर्स। अतः उन्होंने किसानों पर क्या बढ़ा दिया था? भू राजस्व बढ़ा दिया था। कल मैंने एक बात बताई थी, भू राजस्व नकदी में लेने लग गए थे और नकदी में लिया तो किसान किसके चंगुल में फंस गए? लिख लो, तो भू राजस्व नकदी में लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन केस। भू राजस्व नकदी में लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन केस। भू राजस्व नकदी में लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन केस। अतः किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। सो फार्मर्स वर ट्रैप्ड बाय मनी लेंडर्स। ट्रैप हो गए, अतः किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। सो फार्मर्स वर ट्रैप्ड बाय मनी लेंडर्स। ट्रैप हो गए उनके मनी लेंडर्स। किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। किसान किस में फंस गए थे? साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। एक और सुनना, देखो बात। पहले क्या है भाई, राजा है, सामंत है, फिर क्या है? किसान किसको टैक्स देगा? सामंत को। सामंत किसको टैक्स देंगे? तो राजा कुछ भाग तो टैक्स के रूप में लेता है ना, कि अनाज अनाज दे के चले जाओ मेरे को। कुछ भाग सेवा के रूप में लेता। किस रूप में लेता? इस सेवा को बोलते चाकरी। क्या बोलते? सेवा को नॉर्मली बोलते अपने चाकरी। भाई कोई बूढ़े दादा दादी भी हो जाते हैं कि भाई अब तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि चाकरी करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी ना, तो सेवा या कोई गांव में बोलते भी, कोई किसी की नौकरी भी करता है तो क्या भाई जी वहां भाई उनके चाकरी कर रहा है, उनके नौकरी करना, सेवा करना। तो पहले ये था कि एक सामंत है, उसको राजा को मान लो टैक्स देना है, तो फिक्स किया हुआ है कि भाई तेरे को मान लो 1000 रुपए टैक्स देना है ना। तो अब कैसे देगा 1000 रुपए टैक्स? तो एक भाई 800 रुपए तो टैक्स में ला दे, बाकी 200 रुपए की कोई काम कर दे। कैसे काम? तो फिर सामंत की ड्यूटी लगा देते कि भाई सामंत साल में एक बार आएगा राजा के पास में और राजा कोई भी काम करवा लेगा उससे। जैसे क्या काम करवा लेगा राजा उससे? तो राजा उसको कह देता है कि भाई एक वो किला बन रहा है अपने, अब अगले 2 महीने तक तू ध्यान रख, कहां से सीमेंट आएगी, कहां से चूना आएगा, कहां से ईंटें आएगी, कहां से पत्थर आएगा, कहां से मिस्त्री आएगा, ध्यान रखना है। 2 महीने काम तो करके गया, इसके बदले में 1300 रुपए अब नहीं लिए जाए। राजा और ड्यूटी लगा देता उसकी कि भाई राजकुमारी की शादी है, अभी शादी के लिए टेंट कहां से लाना, हलवाई कहां से लाना, जो भी व्यवस्था देखनी तू व्यवस्था देख ले। एक बंदे की नौकरी तो लग गई, तो इसके बदले में उससे पैसे नहीं लिए जाते, वो चाकरी मान ली जाती। सेम सामंत ये काम किसके साथ करता? किसान। सामंत किसको चाकरी देता? राजा को। तो किसान किसको चाकरी देगा? एक किसान को टैक्स जमा करवाना, कहा कि मान लो तेरे को 100 रुपए टैक्स जमा करवाना है, तो उसका भाई 70 रुपए टैक्स के दे दे, 30 तो कोई काम कर दे। कैसे? तो गांव के अंदर सब लोग
खेती के अलावा कोई एक दूसरा काम करते ही थे। जैसे जो लकड़ी का काम करता है वो खेती का काम भी करता है, साथ में किसे करता है, लकड़ी का। खेती का काम भी करता है, साथ में लोहे का। खेती काम भी करता है, साथ में कोई मिट्टी का काम करता है, ईंटें बनाता है, मटके बनाता है, कुछ ना कुछ काम करता है। खेती काम करता है, साथ में सब्जियां उगाता है, फल फ्रूट उगाता है, कुछ ना कुछ ऐसा है। तो उसका आ गया कि भाई तू हमारे गेट बना दे, इतना टैक्स के रूप में अनाज दे दे, इतने का क्या बना दे हमें गेट। तो ये भी उसकी क्या मानी जाती, चाकरी। हमारी लकड़ी और है, तू तो मजदूरी कर दे हमारे यहाँ पे आके, तो इसको भी क्या मानते, चाकरी। पहले ये था, लेकिन जैसे जैसे राजाओं की विलासिता बढ़ी तो उन्होंने कहा गेट नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, रुपए ला। अब वो नकदी, अब वो भी रुपए लेने शुरू किए, तो चाकरी को रोकड़ में बदल दिया। चाकरी किसमें बदल दिया, चाकरी का मतलब होता है क्या करवा लो आप, सेवा। रोकड़ का मतलब है क्या दो हमें, तो केस, क्या दो। अब इस बात को आप नॉर्मली यूं समझ लीजिए कि आप में से कोई बच्चा आके कह दे कि सर मैंने एक किस्त तो जमा करा दी फीस की, और अब दूसरे वाली किस्त मेरे पास तो नहीं, या मेरे पास अभी नहीं है सर, मैं बाद में चुकाऊंगा, जो भी कहे। और आपको दिलीप सर ये कह दे कि चल तो एक काम कर, तो सुबह सुबह 6 घंटे आगे कोचिंग में काम कर लिया कर, या 4 घंटे आगे कोचिंग में काम कर दे, हम तेरे से सेकंड वाली फीस ही। सर क्या काम करूं, सर के वो हम बता देंगे तेरे को, तो रिसेप्शन पे आके बैठ जा, यहाँ पे जो लोग आए इनकी क्वेरी सुन ले। तो हमारा जो टेली सेंटर है वहां पे जाके बैठ जा, फोन आएंगे लोगों के, फोन सुन ले। तो हमारे कार्ड चेक करने वाले लोग हैं, इनके अंदर कार्ड चेक कर ले, और हम तेरे से इसके बदले में फीस ही। वो क्या दे रहा है कोचिंग को, चाकरी, उसके बदले में कोचिंग उससे क्या नहीं ले रही, फीस। ये उस बंदे के लिए ठीक है, उसका भी काम निकल रहा है, कोचिंग का भी काम निकल रहा है। कोचिंग ये कह देगी ना, तू तो फीस ही ला, इसके अलावा तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, फिर उसकी पढ़ाई छूटेगी। यही होगा, रोकड़ उसके, या फिर किसी से रोकड़ वो लेके आएगा तो उस पर क्या लगेगा, ब्याज। तो साहूकार के चंगुल में फंसने वाली बात है। आगे बात समझ। तो चाकरी को किस में बदल दिया गया था, चाकरी मतलब सर्विस, रोकड़ मतलब केस। देखो, परंपरागत चाकरी को रोकड़ में बदल दिया गया था। ट्रेडिशनल चाकरी वॉज चेंज्ड इन रोकड़ या केस। परंपरागत चाकरी को रोकड़ में बदल दिया गया था। ट्रेडिशनल चाकरी वॉज चेंज्ड इन केस। परंपरागत चाकरी को रोकड़ में बदल दिया गया था। ट्रेडिशनल चाकरी वॉज चेंज्ड इन केस। परंपरागत चाकरी को किसमें बदल दिया गया। एक बात और, हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, और कौन सा, सर्विस सेक्टर तब था ही नहीं, नौकरियां थी नहीं, तब बड़ी बड़ी 3 चीजें थी। पर रेवेन्यू कहां से आ सकता है, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, या कहां से, ट्रेड। हम 57 की क्रांति के परिणाम भी पढ़ रहे हैं, कारण भी पढ़ रहे, तभी हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश माल ज्यादा आने लग गया, इससे हमारे उद्योग धंधे क्या हो गए, समाप्त। व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ, इसलिए हमारा व्यापार वाणिज्य भी क्या हो गया, समाप्त। अब हम परिवार में 4 भाई थे, 2 भाई करते खेती, एक भाई करता फैक्ट्री में काम, एक किसी बाणिये की दुकान पर काम करता। बाणिये की दुकान बंद, वो भाई घर पे, फैक्ट्री बंद, वो भाई घर पे। अब हम चारों घर पे ही हैं, अब हम चारों खेती करेंगे, और तो हमारे पास, इसलिए खेती पे भार बढ़ गया। खेती पे क्या बढ़ गया, पहले वो जो खेत था उससे हम 2 लोगों के बराबर इनकम आ रही थी, 2 लोग अन्य स्थान से कमा रहे थे, लेकिन अब हम चारों यहीं से कमाएंगे, एक अनार 100 भी। बाकी जो सेक्टर थे, इकोनॉमिक सेक्टर थे, वो बंद हुए, तो वहां से माइग्रेशन हुआ, और माइग्रेशन सारा का सारा किधर आ गया, खेती की तरफ। खेती पे बाहर बढ़ा, खेती पे बाहर बढ़ा, तो खेती अब ज्यादा फायदे का सौदा, और किसान को जब कम फायदा होगा तो आंदोलन ही करेगा, बाद में क्या करे। एक तो फायदा कम हो रहा है, टैक्स बढ़ रहे हैं, उल्टी सिचुएशन आ गई दोनों। तो लिखो, अंग्रेजी नीतियों के कारण, ड्यू टू इंग्लिश पॉलिसीज, अंग्रेजी नीतियों के कारण, ड्यू टू इंग्लिश पॉलिसीज, उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गए थे। इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर एंडेड या वर क्लोज्ड। उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गए थे, बंद हो गए थे। इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर क्लोज्ड, उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य बंद हो गए थे। अतः मजदूरों का खेती की तरफ विस्थापन हुआ, अतः मजदूरों का खेती की तरफ विस्थापन हुआ। So laborers were migrated to agriculture. So laborers were migrated to agriculture. अतः मजदूरों का खेती की तरफ विस्थापन हुआ या कृषि की तरफ विस्थापन हुआ, वर माइग्रेटेड टू एग्रीकल्चर।
अतः खेती पे दबाव बढ़ गया था, या कृषि पर दबाव बढ़ गया था, अतः कृषि पर दबाव बढ़ गया था। सो बर्डन ऑन एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज्ड, सो बर्डन ऑन एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज्ड, अतः कृषि पर दबाव बढ़ गया था, बर्डन ऑन एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज्ड। खेती पर क्या हो गया था? दबाव बढ़ गया था। एक और कारण, दो प्रकार की जमीन होती, एक होती खालसार, एक कौन सी होती? जागीर के अंदर बंदोबस्त नहीं हुए। जागीर में क्या नहीं हुए थे? मैंने भूमि बंदोबस्त बताया था, जमीन को नापना, है ना, जमीन को। खालसा के अंदर हो गए थे, खालसा में ज्यादातर जगह पर यह समस्या समाप्त हो गई थी कि वहां बंदोबस्त कर दिए तो टैक्स फिक्स हो गया, यहां से इतना लेना, यहां से इतना लेना, यहां से ज्यादा है वो बात अलग है, लेकिन फिक्स तो है। लाटाकुंता में तो फिक्स भी नहीं। तो जागीरी भूमि जो थी उसके अंदर क्या नहीं हो पाए थे? भूमि बंदोबस्त। क्या नहीं हो पाए थे? भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाते। भूमि बंदोबस्त नहीं हुए तो वहां पर किसान पूरी तरीके से किस पे डिपेंड कर गया? सामंत। वहां सामंत जितना टैक्स लेगा उतना लेगा ही। अब वहां पे किसान की एकदम भी चलती, इसलिए आप और नोटिस कीजिए, आपने राजस्थान के ज्यादातर आंदोलन जागीरी क्षेत्रों में। कौन क्षेत्रों में? खालसा में हुए भी तो फटाफट मान ली गई बात, क्योंकि बंदोबस्त वगैरह हो चुके थे, राजाओं ने बातें मान भी ली। सामंतों के क्या बाकी प्रभाव तो समाप्त हो गए थे, टैक्स लेने वाला ही थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो सामंतों ने कहा ये भी चला जाएगा, फिर अपने पास कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए वहां पर ये चीजें ज्यादा हो गई थोड़ी। लिखो लिखो, जागीरी क्षेत्रों में, इन जागीरी एरियाज, जागीरी क्षेत्रों में, इन जागीरी एरियाज भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाए थे। लैंड सेटलमेंट्स वर नॉट कंडक्टेड, भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाए थे, लैंड सेटलमेंट्स वर नॉट कंडक्टेड। अतः किसान पूरी तरह से सामंत पर निर्भर था, या सामंत पर आश्रित था, ये लिखो। अतः किसान पूरी तरह से सामंत पर आश्रित था, अतः किसान पूरी तरह से सामंत पर आश्रित था। सो फार्मर्स वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन feudal lords, so farmers were completely dependent on feudal lords, अतः किसान पूरी तरह से सामंत पर आश्रित था। समझ जाओगे ना बात? तो सामंत में आश्रित था तो सामंतवाद में क्या लगा रहा था? आपके लाटाकुंता, तो लाटाकुंता की वजह से नुकसान हो रहा था। एक बड़ा चक्कर और पड़ा, जब तक अंग्रेज अपने नहीं आए थे ना, तब तक अपनी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। मेरे पास गांव में अनाज हुआ, मेरे को एक गेट खरीदना है, मैंने गेट वाले भैया को अनाज दिया, उनसे क्या खरीद लिया? गेट। मेरे को एक लोहे की बाल्टी खरीदनी है, मैंने लोहे वाले भैया को अनाज दिया, वहां से क्या खरीद ली? बाल्टी। वस्तु विनिमय, बार्टर। अंदर का अंदर, गांव में इकोनॉमी चल रही थी, गांव से बाहर कोई सामान लाने या ले जाने की आवश्यकता। अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में फिर भी थोड़ा प्रभाव कम देखने को मिलता है, बाकी भारत में जैसे एक प्रभाव देखने को मिलता है कि अपनी चीजें भारत से बाहर जाने लग गई, क्योंकि अंग्रेजों का पूरी दुनिया में राज था। तो अंग्रेजों का राज है अमेरिका में, अंग्रेजों का राज है इंडिया में, तो इंडिया की चीज कहां बेच दो? अमेरिका। अमेरिका की चीज कहां बेच दो? इंडिया। पूरे पे कब्जा है भाई। आज अपने कहते हैं भाई भारत का राज्य पंजाब भी है, भारत का राज्य राजस्थान भी है, तो राजस्थान से चीज पंजाब ले जाओ और पंजाब से चीज राजस्थान। ये अंग्रेजों को ये मान लो कि उस समय उनका एक राज्य अमेरिका और एक राज्य कौन सा है? इंडिया। तो वो तो आपस में आदान प्रदान करते हैं। ऐसे बेसिकली दो चीजें मैं बताता हूं, एक तो कपास, कपास जो था, अपनी कपास अमेरिका जाती, अपनी कपास कहां जाती? एक चाय, अपनी चाय यहां से कहां जाया करती? अमेरिका। आप है ना, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो अमेरिका का फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे, या आप में से किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी बोस्टन टी पार्टी, है ना। बोस्टन नाम का एक अमेरिका का बंदरगाह है, अमेरिका के लोगों ने विरोध किया कि चाय पे टैक्स ज्यादा है, चाय का टैक्स खत्म किया जाए। बोस्टन नाम के एक बंदरगाह पे जहाज खड़ी थी, जहाज के अंदर चाय के पैकेट रखे हुए थे, अमेरिका वालों ने विरोध किया और उस बोस्टन नाम के बंदरगाह पे जाके चाय के जितने पैकेट थे वो समुद्र में फेंक, उसको बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी। क्या बोलते हैं? 340 पैकेट फेंके थे, वो सारे पैकेट इंडिया से गए हुए थे। सारे पैकेट कहां से गए थे? तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है कि अमेरिका वालों, यार हमारी मेहनत की कमाई तुम समुद्र में फेंक गए, तुम्हारे आजादी की पड़ी यार, हमारी चाय थी वो। तो वो अमेरिका में वो जो चाय फेंकी जाती है वो चाय कहां से गई हुई थी? अपने। इसका मतलब अपनी चाय बिकने के लिए कहां जा रही है? अपना कपास बिकने के लिए कहां जा रहा है? जब आप दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ जुड़ेंगे फिर एक चक्कर और पड़ेगा। उन देशों में डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, उन देशों में डिमांड कम
तो प्राइस, अपने किसान को ये समझ आया ही नहीं कि प्राइस ज्यादा कब होती है कम कब होती है। इसलिए अपना किसान इस फ्लक्चुएशन में फंस गया। फ्लक्चुएशन समझ गए, फ्लक्चुएट हो रहा है। ये तो फिक्स होता है 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए। एक साल तो आपको मिल गए 1600, अगले साल आपको मिले 250। अब वो जो रेट थी वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगी। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं, 2011-12 के आसपास, या उससे भी थोड़ा सा पुराना होगा मुझे लगता है, अमेरिका में सेल गैस की खोज होती है। 10-12 साल पहले की बात आपको याद आ जाए, किसकी खोज होती है? सेल गैस। सेल मतलब चट्टाने, चट्टानों के अंदर गैस, उसकी खोज होती है। अब इस चट्टानों की गैस को बाहर कैसे निकाला जाए, स्टोर कैसे किया जाए? तो कहा गया इसके अंदर गवार गम डाला जाए। क्या डाला जाए? गवार गम होता है, गवार गम डाला जाए तो ये सेल गैस बाहर आ जाएगी, अपने स्टोर कर लेंगे इसको। अमेरिका ने पूरी दुनिया का गवार खरीदा, अमेरिका ने पूरी दुनिया का गवार खरीदा, तो इंडिया से गवार खरीदा, इसलिए गवार के भाव थे 40,000 रुपए क्विंटल। क्या भाव आए थे? एक साल। वो गवार जो बेचारा 2400 रुपए क्विंटल से कभी ज्यादा नहीं हुआ था, वो 2400 से कहां पहुंचा? और भाई उस साल लोगों के वारे न्यारे थे अपने। और एक गवार की रेट, मतलब हालत ये थी कि घर में लड़का रोया, जिद की मुझे मोटरसाइकिल ला के दो, मुझे मोटरसाइकिल ला के दो। और गांव में मोटरसाइकिल भी लग्जरी चीज थी भाई। और पिताजी पहले कहते यार मोटरसाइकिल कहां से लाए, इतने रुपए अपने पास कहां पड़े हैं। उन दिनों में यह था कि लड़का एक गवार की बोरी लेके गया, आधे टाइम बाइक लाया। 40,000 की स्प्लेंडर आती थी, अब महंगी भी, उस टाइम 40,000 की आती थी। मतलब गांव में मोटरसाइकिलों की भरमार आ गई थी। मतलब हालत ये थे कि मोटरसाइकिल लिया, चलाने वाला कोई नहीं है, किसी को आती नहीं, इसलिए ड्राइवर रखा बाइक पे। मतलब हालात ये हो गए थे। तो चारों तरफ गवार 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 था। अब इसमें क्या हुआ, जैसे मैं एक किसान हूं, मैंने गवार निकाला, गवार निकालते ही मार्केट में जब निकालते ना गवार, उस समय हर फसल में थोड़ी तेजी होती है, एक बार शुरू में थोड़ी तेजी रहती है। तो गवार के मान लो हमेशा रेट होती है 2400, उस दिन उस साल रेट मिल रही 3200, 3200 मिल रही, 3500 मिल रही। तो मैंने कहा यार इस बार तो 1000 रुपये ज्यादा मिल रहा है, मैंने फटाफट ले जाके तुलवा दिया मेरा गवार। फिर थोड़े दिनों बाद रेट बढ़ गए 5000। तो मुझे बड़ा धोखा हुआ कि यार बेचिए, पड़ोसी 5000 में बेच के, थोड़े दिन बाद में 7000, 9000, 20,000। तो धीरे धीरे 40 पे तो बहुत कम लोगों ने बेची थी, बहुत कम लोग थे जो 40 पर बेच गए, बाकी ज्यादातर ने पहले पहले बेच लिया था, जैसे जैसे रेट बढ़ती चलेगी बेच लिया। पर उस साल एक अफवाह फैली अपने कि अगली साल गवार 60 हो जाएगा, अगले साल गवार की रेट क्या हो जाएगी। और बड़े बड़े सेठों ने यह बात कही, आम किसान गए तब तो और कोई बात नहीं, बड़े बड़े सेठों ने कहा कि अगले साल गवार 60 है। और मेरे देखे हुए कई सेठों को, उन्होंने किसानों को बीज दिया कि बीज हमारी तरफ से ले जाओ, तुम तो गवार बो, और कोई फसल बोनी नहीं। तो इसलिए पूरे पश्चिमी राजस्थान में केवल एक ही फसल बोई जा रही थी उस साल, गवार गवार गवार। 40 के आसपास भाव थे शुरू में, शुरुआत में वो तेजी थी, अब वो तेजी गिरने लगी। 40 है, 38, 38 है, 36, 36 है, 35। शुरुआत में जब 40 के आसपास भाव थे, मैं मान लो गांव का एक छोटा किसान हूं, मेरे 5 बोरी गवार हुआ, थोड़ा ही खेत है मेरे पास, 5 बोरी गवार हुआ। तो गांव के एक बड़े किसान ने मेरे कहा किधर है, कितनी बोरी है? मैंने कहा 5 बोरी। मार्केट में क्या भाव चल रहे हैं? मैंने कहा 38। ये पकड़ 40, यहीं दे दे। मार्केट जाके बेचेगा, ट्रैक्टर का भाड़ा लगेगा, एक दिन वहां रुकना पड़ जाएगा, काटा काट लेगा, अड़तिया जो है यहीं दे दे। 2000 रुपए क्विंटल के हिसाब से बच रहे हैं, 10,000 रुपए पकड़ ले, तेरे फायदा ही होगा तेरे। तो मुझे लगा ठीक है, मार्केट जाऊंगा, बिकनी तो 38 ही है, ये अपने को 40 दे रहा है, 10,000 का फायदा है, किराया बढ़ा भी नहीं लगा, गाँव की गाँव में, मैं तो मेरा बैठ गया। उस बड़े किसान ने 5 बोरी मेरे से लिया, ऐसे करके उसने कईयों से इकट्ठा किया, क्योंकि उसको तो पता था भाव कितना आएगा। फिर भाई वो 38 से गिरना शुरू हुआ, 35, 34, 33। और फिसलन बहुत बुरी होती है, जब आप गिरने लगते हो तो पता नहीं है कहां जाके रुकोगे। 4200 आया था लास्ट में, गिर के कितने पे आया था? इतने लोग बर्बाद हुए थे उस गवार वाले में जिसकी हद नहीं। मेरे सिस्टर के ससुर जी है, उन्होंने इकट्ठा किया था, अब तक ही पड़ा है ना। गवार में सिस्टम थोड़ा ये रहता है कि वो खराब नहीं होता, कितने साल ही रख लो। तो मैं अभी 2 महीने पहले ही मकान वगैरह बनाया उनके, तो उसके मुहूर्त में गया हुआ था मैं। तो मैंने उनसे वापस पूछा, कई दिनों बाद गया, मैं गवार उनका पड़े हुए अभी तक भी उनसे बेचा, और उनको अभी तक भी लगता है कि नहीं करण अर्जुन आएंगे है ना, ये भाव वापस आएगा और हम उतने पे बेचें। और सीधी अब उन्होंने यदि 32-33 में भी खरीदा था, आप 4500 कैसे बेचें? क्यों लगता है भाव आएंगे, भाव नहीं आने।
पर अपने एक भी किसान को पता नहीं था कि पहले भाव क्यों बढ़े थे, कि सेल गैस की, कौन जाने सेल गैस की खोज, अपने पढ़ने वाले हैं। अपने तो आरपीसी यूपीसी का सवाल था, हाल ही में अमेरिका में सेल गैस की खोज हुई है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, तो अपने तो पढ़ रहे थे, इससे ये फायदे होंगे, इससे नहीं। गांव के किसान को सेल गैस का क्या पता, वो इसके बारे में क्यों पढ़ेगा, वो इसके बारे में क्यों जानेगा। इसलिए मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अनुसार जो फ्लक्चुएशन आती थी वो आने लग गई थी, और हमारा किसान इस फ्लक्चुएशन को समझ आई, बात समझो, तो उसका नुकसान ही होता था, वो कभी फायदे में रहा नहीं, ज्यादातर मामलों में नुकसान हुआ। लिखो, देखो, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई थी। आवर इकोनॉमी वॉज कनेक्टेड टू वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई थी। आवर इकोनॉमी वॉज कनेक्टेड टू वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई थी। आवर इकोनॉमी वॉज कनेक्टेड टू वर्ल्ड इकोनॉमी। अतः फसल के मूल्यों में उतार चढ़ाव आते रहते थे। अतः फसल के मूल्यों में उतार चढ़ाव आते रहते थे। सो प्राइसेज ऑफ क्रॉप्स वर फ्लक्चुएटेड। अतः फसल के मूल्यों में उतार चढ़ाव आते रहते थे। सो प्राइसेज ऑफ क्रॉप्स वर फ्लक्चुएटेड, फ्लक्चुएट करते, वो फसल के मूल्यों में उतार चढ़ाव आते रहते थे। सो प्राइसेज ऑफ क्रॉप्स वर फ्लक्चुएटेड, तथा हमारे किसान इसे समझ नहीं सकते थे, तथा हमारे किसान इसे समझ नहीं पाए, ये लिख लो, तथा हमारे किसान इसे समझ नहीं पाए। एंड अवर फार्मर्स कुड नॉट गेट इट। तथा हमारे किसान इसे समझ नहीं पाए। एंड अवर फार्मर्स कुड नॉट गेट इट। अतः उन्हें घाटा उठाना पड़ता था। सो दे सफर्ड लॉस। अतः उन्हें घाटा उठाना पड़ता था। सो दे सफर्ड लॉस। क्या उठाना पड़ता था? आगे आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, अपने 1879 के आसपास दक्कन के अंदर अकाल पड़ा था बहुत बड़ा, साउथ में। तो उस अकाल का एक बड़ा कारण था कि कपास वाली खेती, कि एक तो अकाल पड़ा हुआ था और कपास वाली खेती से किसान बहुत बर्बाद हुए, कि उस साल अमेरिका में कपास की रेट कम हो गई थी। रेट कम हुई, इधर अकाल पड़ा हुआ, फसलें हुई नहीं थी, कपास का रेट नहीं मिला था, इसलिए लोगों की हालत बहुत खराब हो गई। इसलिए लोगों ने साहूकारों से पैसे लेने शुरू किए और साहूकारों ने पैसे का ब्याज ज्यादा लेना शुरू किया, इसलिए दंगे हो गए थे साउथ में इस कपास की फसल के चक्कर के अंदर, क्योंकि अपनी कपास बिकने के लिए कहां जा रही थी, कहां पे। तो आप ये भी देखिए कि उस समय भी अमेरिका कपास भेज रहे थे। कल मैं बता रहा था आपको कि अपनी अफीम बिकने के लिए कहां जा रही थी, और कपास बिकने के लिए कहां जा रही, चाय बिकने के लिए कहां जा रही। और ये चाय तो सबसे अच्छी होती है अपने थी, है ना। चाय, चाय का पौधा जो था, ये चाय का पौधा अपने यूं ही हो जाता। अपने को चाय के पौधे लगाने की आवश्यकता, अपनी जलवायु ऐसी है कि अपनी जलवायु में चाय का पौधा अपने आप ही उग जाएगा, और पहले भी उगा करते थे। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका कोई काम भी है, अपना ध्यान नहीं था। ये तो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने आका भाई साहब ये जो पत्तियां है ना, इनको यदि पानी में मिला के पिया जाए, हो तरंग आती है भाई साहब, कि ये करो तुम। तो अंग्रेजों ने ये पानी के अंदर पत्तियां डाल डाल के पिलानी शुरू की, पर अपने क्या चटोकड़े जीवन जी, तो अपने वालों ने कहा कि नहीं, खाली पानी में पत्ती का क्या मतलब हो, हम बताएंगे। पहले इसमें दूध डालो, चीनी डालो, इसमें इलायची डालो, अदरक डालो, इसमें सौंठ डालो, काली मिर्च डालो, है ना, और 2 4 5 लौंग डालो, इसका 4 5 भांत की चीजें और बताए। कुल मिला के अब वो चाय तो नहीं है, उसको आप और कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन क्या नहीं है वो, चाय नहीं। लो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। चाय वैसे अपने अलावा होती चाइना, अपने भी देखो वहां होती है असम वाले बॉर्डर पे, असम भाग, क्योंकि वो चाइना वाली, वो जो पूरी जलवायु है वो चाय को सूट करती है, अपने नहीं उगे उधर उगती है, वो तो चाइना में होती थी। चाइना चाय का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले से, वो एक्सपोर्ट पहले से क्या करता। चाइना एक बड़ा देश, चाइना का एक अपने वाला हिस्सा इधर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, एक उधर वाले हिस्से से एक्सपोर्ट करते। रशिया की साइड वाला जो हिस्सा लगता है, एक अपनी साइड वाला, एक रशिया। अपनी साइड वाला जो इधर चाइना जो एक्सपोर्ट करता, तो ये जो क्षेत्र था यहां पे इसको बोलते चा, क्या बोलते, चीनी भाषा में चा। इसलिए आज भी अपने गांव में इसको कहते हैं चा, अपने से चा ये, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, चा।
अपने कोई पूछता कि 3 बज गई क्या बना लियो, चा। सुबह सुबह क्या चाहिए कि चा, है ना। और ये इधर जालोर बाड़मेर साइड वाले ये चाय को बोलते हैं सै, तो ये कहते हैं सा। चाय को क्या बोलते हैं, चाय को सै बोलते हैं, तो इनके लिए चा क्या हो जाती है, सा। सा पीऊनी सा, तो इनके सा। जो इधर वाला बंदरगाह था, इधर वाला, यहां पर चाय को बोलते टी। क्या बोलते, चाइनीज भाषा का शब्द है, कोई इंग्लिश नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है कि आप इसको ये लिखते हो। ये चाइनीज शब्द है टी, इसलिए अंग्रेजों वाले उधर यूरोप के जो देश हैं वो इसको क्या बोलते हैं, अपने इधर के सारे देश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वीरान, सब अपने इसको क्या बोलते हैं, ये इसके नाम नहीं, अपने कहते चाय को इंग्लिश में टी कहते, ना ना ना, चाइनीज भाषा के 2 शब्द है। अपनी साइड वाले चाइना में इसको क्या बोलते हैं, चा, उधर वाले में क्या बोलते हैं, ये बाद में अपने चाय, ये अपने लगता है खाली चा, अच्छा नहीं लगेगा ना वर्ड, तो अपने इसको क्या जोड़ लिया आगे, बाकी चाय नहीं है, आज के बाद क्या कहोगे, 3 बजे क्या पीने जाओगे, 5 बजे क्या पीने जाओगे, फिर 7 बजे क्या पियोगे। भारतीयों का जीवन ही किस पे चल रहा है, हमने सब कुछ चाहिए और कुछ ही नहीं है। और ये इधर जैसलमेर, जैसलमेर का बाड़मेर, जालोर के टच वाला, ये चाय को क्या बोलते हैं, सै। चाय को सै, सारे चाय को सै, इसलिए चम्मच को कहेंगे समझ, चम्मच क्या कहेंगे सम, चाबी को कहेंगे साबी, इसलिए गीत भी वैसे कहेंगे, सलो दिलदार सलो, सांद के पार सलो। कौन से सांद के पार सलना है, कहां सले और कैसे सले, पर इनके वो चाय को सह वाला एकदम सही है। तो मेरा नेटिव पैलेस जो गांव पड़ता है वो चूरू जिले में है, तो मेरे साथ एक जालोर के भैया रहते, सीनियर थे, उनको बाइक नहीं चलानी थी, मैं जूनियर था, तो कहीं बाइक लेके जानी होती मुझे कहते राजवीर मेरे साथ चल, तो मैं साथ चलता, फिर वो जिससे भी मिलने जाते उससे मेरा इंट्रोडक्शन कराते कि राजवीर है और सुरू का है। मैंने कहा भैया मैं चूरू का हूं, उन्होंने कहा वही मैं कह रहा हूं, सुरू का ही दे दूं। मैं कहा इससे मुझे ये फील आता है कि मैं शुरू का मतलब पाषाण काल का हूं, कई पीढ़ियों से इधर ही बैठा हूं, मरने का नाम है। उन्होंने कहा यार तू थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया कर यार, हम चाय को सह बोलते हैं, तो ये क्या हो गया तेरा, शुरू हो गया। मगर यार ऐसे मत किया करो, इसलिए वो फिर ऐसे कहते थे, सुबह सुबह उठते सा बनाओ सा, तो चा नहीं क्या हो जाए सा। तो ये फ्लैक्चुएट होती भाई, रेट फ्लैक्चुएट होती, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था किसके साथ जुड़ गई थी। एक लास्ट और लिख लो, देखो अन्य कारण, लास्ट वाला 9 नंबर लगा, कितने नंबर, 8 हो गए या 9 हो गए, तो 9 नंबर लगा, लिखो अन्य कारण। अन्य कारण कोई 2-4 अन्य कारण लिख लो, लिखो जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर, जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर है, ये सबके आंसर में। चल, जंगली सुअरों की समस्या, माफी भूमि की जब्ती, सीज ऑफ माफी लैंड, भ्रष्टाचार, चराई कर, युद्ध कर, कोई लिखे इत्यादि लिखे छोड़ दो, बेकार लाटा कुंता, जो अच्छे लगे आपको वो लगा उन्हें, तो 2-4 लिख दो इत्यादि एक्सेट्रा। अब बताओ, देखिए आप वाले में मेरे वाले के अलावा कोई कारण है तो बता दो, और सेम सेम है तो कोई बात नहीं। देखो सेम सेम होना अच्छी बात है, सेम सेम होने का मतलब है आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी मैच करती है, कि जैसा आपने सोचा एग्जैक्टली वैसा मैं सोच रहा हूं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हाँ अच्छा, लास्ट वाले पॉइंट मैच कर रहे हैं, मतलब आपने सब में वही लिखा था। हाँ बस, तो इतनी तो खूब, सेम सेम बात है, आगे विशेषताएं लिखवा दो। देखो मैं फिर सेम सेम ही होगी भाई, कैसे हो सकती है, कारण तो वही रहेंगे ना, जो आपने सोचे वही मैंने सोचे होंगे, या मैंने सोचे वही आप, वही चीजें रहनी है, पर फिर भी आपने दिमाग तो लगाया, कुछ चीजें तो मैच की होगी अपनी, 9 में से 5-6 पॉइंट तो मैच किए, इसका मतलब वो 5-6 पॉइंट आपके खुद के हैं, वो आपके हैं। मैं कहता हूं आप आंसर लिखने बैठोगे ना, मैंने पॉइंट लिखवाए 9, लेकिन आप आंसर लिखते टाइम आपको वो 6 याद आएंगे जो आपने खुद ने लिखे हैं, सबसे पहले वो याद आएंगे, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, उसमें आपका दिमाग लगा था। मेरे वाले 3 बाद में याद आएंगे, हाँ यार सर ने कुछ ऐसी ऐसी बात और बोली थी, 6 हमेशा पहले याद आ जाएंगे, तो इस बहाने आपकी चीजें तैयार होगी थोड़ी। अब अपने परिणाम पे आ जाओ।
किससे? नहीं, इसमें क्या बोल, ये तो भाषा है अलग अलग जगह। भाई चाय को बोलेंगे सह, सह को बोलेंगे है। कहां के हो आप, कहां के हो? भरतपुर के हो, तो आप भरतपुर वालों से वह कहां बोला जाता है? आज हमारे वर्षा हुई थी, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं, एक से इनसे वह नहीं बोला जाता। तो मैं तो जब ये भरतपुर करौली वाले खड़े होते हैं, कोई बाद में इस प्रकार की बात करता है, वह को वह बोलता हूं, हाँ ये उधर का। और ये है सबके, ये जालोर बाड़मेर वाले चाय को सह बोलेंगे, सह को बोलेंगे है, सड़क को कहेंगे हड़क, है ना? है? चलो वो तो बहुत रीजनल सा है। जैसे मेरे साइड में जो हम चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हमसे ये आधे अक्षर नहीं बोले जाते, ये होता ही नहीं हमारे। फिर हमारे सीधा है स्कॉर्पियो, स्प्लेंडर, सकूल, है ना? मैं सकूल जाता हूं, स्प्लेंडर लेके जाता हूं, और पापा के पास स्कॉर्पियो है मेरे, ये नहीं होंगे। हम फिर ये बोलेंगे विकल्प, संकल्प, पर्यापत, आत्मघाती, आत्महत्या। आप किसी को सुनो ऊपर, जैसे जैसे आप राजस्थान से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, राजस्थान का ऊपर वाला ऐसा, मतलब गंगानगर, मानगढ़, पूरा पंजाब, पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान, सिंगल आदमी से नहीं बोले जाए। इसलिए आप कश्मीर फाइल्स मूवी देखो, उस कश्मीर फाइल्स मूवी में जो गुंडा है बिट्टा बिट्टा, उसका एक डायलॉग हो सुनो, उसके अंदर वो कहता है हम स्टेट के टूल्स नहीं है, स्टेट नहीं स्टेट, टूल्स नहीं टूल्स। और चूंकि आप पूरे बोलते हो तो हम स्टेट के। आप कपिल शर्मा के सारे शो सुन लीजिए, उसे एक बार बोला जाए तो मैं यहीं बैठा हूं, वो सब में ऐसे बोलेगा। हमने अभी वो जो भी हीरो हीरोइन आए रहते हैं, हमने आपके कुछ स्क्रीन शॉट लिए हैं, स्क्रीन शॉट। आप पंजाबी गाने सुनिए, पंजाबी गानों के अंदर आएगा तेरी इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखी आसी, स्क्रीन शॉट बोल रहा है। मैं सुबह ही पता नहीं कौन सा गाना सुन रहा था, उसमें वो टुरू टुरू बोल रहा था, ट्रू ट्रू कहना था, तो तेरा लव सानू हो गया टुरू, तो मैं टुरू क्या है, थोड़ा वो तो ढंग से बोल यार, इतना तो हम ही नहीं बोल रहे हैं। पर है ये भाषाई विविधता मिलेगी आपको। ये मैं एक तो और सबसे जोरदार बताऊं, अपने से ये नहीं बोले जाते बीच वाले अक्षर, अपने बोलेंगे आप कभी किसी से नहीं सुनोगे कि मैंने आज हाथों में मेहंदी लगाई है, मेहंदी लगाई, मेहंदी। मम्मी पीर गए उड़ी है, आप कभी नहीं सुनते कि मम्मी पीहर चली गई है ना, पीर। और ये पश्चिमी राजस्थान वाले शहर को है कर देते हैं, हेर गेवड़ा है, हेर। तो ये भाई भाषाई बोलियां है, ये क्या है, बोलियों में फर्क आए बिना नहीं रहेगा। लिखने का हम लिखते नहीं, हम लिखते थोड़ी है पहला, लिखते थोड़ी है मेहंदी। अब हिंदी में अपन लिखते हैं तो बाकायदा लिखेंगे पहला, बाकायदा लिखेंगे मेहंदी, शहर, पीहर, पूरे पूरे लिखेंगे, पर बोले नहीं जाएंगे। अपने बोलेंगे, क्योंकि बोली अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। वह जिसमें आप लिखते हो वह होती है भाषा, जिसमें आप बोलते हो वह होती है बोल। दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं। हिंदी आप किसी यूपी बिहारी वाले की हिंदी सुनो, देखिए उनकी अलग सी, अपने से उनका सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं होता। हिंदी चूंकि यूपी की भाषा है, इसलिए यूपी वाले थोड़ी शुद्ध बोलते हैं, इसलिए अपने जब भी उनके सामने बोलेंगे उनको ये लगेगा कि अपने कूट दें, उनको लगेगा तुम कितनी गलत बोलते हो, तुमसे एक भी वर्ड ढंग से नहीं बोला जाता। जबकि अपना ये कि ये हमारी भाषा ही नहीं है, हिंदी हमारी भाषा नहीं है, हमारी भाषा राजस्थानी थी। हम राजस्थानी बहुत सही बोलते हैं, राजस्थानी बहुत सही लिख भी लेते यदि आप हमें सिखाते, पर हमने हमारे घर के अंदर तो सीखी राजस्थानी। फिर हम स्कूल गए 5 साल के होने के बाद, तब आपने कहा एक नई भाषा सीख लो, हिंदी। फिर हमने जैसे तैसे करके हिंदी सीखी, फिर आपने छठी में कहा सीख लो अंग्रेजी। इसलिए हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारी भाषा है कौन सी। कि 5वीं तक, जब 5 साल के जब तक नहीं हुए थे, घर पे थे, तब तक मम्मी ने सिखाया कि ये सुसिया है। खरगोश को बोलते हैं सुसियो, खरगोश को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो कभी खरगोश घर पे देखा ही तो मम्मी ने कहा ओ सुसियो है, सुसियो। अपने याद रहा भाई ये क्या है, सुसियो। अब गए स्कूल, स्कूल गए तो मैडम ने कहा ख से खरगोश
और खरगोश की फोटो दिखाई, खरगोश को फोटो दिखा बोले, ओ सुचिया मैडम के ये नहीं समझ में आ रहा था कि समझाऊं कैसे, तो मैडम ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगी, आज के बाद सुशिया नहीं कहोगे, खरगोश है खरगोश। अब बच्चा ये सोच रहा है या तो मम्मी झूठी है या मैडम झूठी है। और मुझे से इससे भी बुरा वो लगता है कि ऐसे अनार, न तो हमारे अनार थे, ना हम अनार को अनार कहते, हम कहते दाड़म। क्या बोलते हैं अनार को? किसी बच्चे को आप कहते हो ऐसे अनार, उस बच्चे को जिसने न तो अनार देखा है न वो अनार को अनार कहता है, कैसे समझेगा वो इस चीज को? इसलिए कहा गया कि दुनिया के प्रत्येक बच्चे को उसकी प्राथमिक शिक्षा उसकी मदर टंग में मिलनी चाहिए, उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। वो एकमात्र दुर्भाग्यशाली अभाग्यशाली लोग हम हैं जिनको हमारी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, हम एक दूसरी भाषा में सिखाई गई हिंदी, इसलिए हमारे कभी तारतम्य नहीं बना। फिर कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए एनवायरमेंट होना जरूरी है। कहां से आता है एनवायरमेंट? हमारे घर में कोई हिंदी बोलने वाला ही नहीं था, घर की हमारी भाषा अलग थी। अब हम स्कूल में जाते तो थप्पड़ मार मार के कहा गया यहां यदि किसी ने मारवाड़ी बोल ली तो तुम्हारे थप्पड़ पड़ेंगे, तो बाद में वहां पे हिंदी बोलते, फिर वो टूटी फूटी हिंदी बोलते। ये मेरी तरफ भाड़ रहा था, मैं देख रहा था, कारा कारा देख रहा था, टेढ़ा टेढ़ा देख रहा था। बच्चे को जैसी आई वैसी बोली, भाई क्या करते उसमें नहीं आ रही। और मुझे तो ये लगता है इसमें हंसने की बात ही क्या है, कैसे सीखेंगे? मैं आपको किसी को लोग फ्रेंच बोल खड़ाओगे, वैसा ही था जैसे किसी अंग्रेज के लिए फ्रेंच है, वैसे किसी राजस्थानी की आदमी के लिए हिंदी थी। अपना इस भाषा से दूर दूर तक कोई लगाव था ही नहीं, ना अपनी ये भाषा थी। अपने साथ तो लफड़ा दूसरा हुआ। देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ तो संविधान सभा में ज्यादातर मेंबर नॉर्थ इंडिया के थे, यूपी बिहार के ज्यादातर लोग। ये नेहरू जी ये बड़े नेता थे, नेहरू जी यूपी के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये बिहार के, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये इधर गुजरात के, ज्यादातर ये बीच वाला जय बी कृपलानी, ये के एम मुंशी, टोटल लोग यहीं के ले देखे थे, सारे बड़े बड़े जो लोग थे। इसलिए नेहरू जी का इनका यह मानना था कि हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाएंगे। जैसे ही बात है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा, साउथ इंडिया वीटो कर गया। साउथ इंडिया ने कहा कि यदि हिंदी राष्ट्रभाषा बनी तो हम भारत में शामिल ही नहीं होंगे, शामिल ही नहीं होंगे, अलग देश बनाएंगे, द्रविड़ नाडु। द्रविड़ों का अलग देश होगा, नाडु, नाडु का मतलब देश है, द्रविड़ नाडु नाम का अलग। तमिलों का देश तमिलनाडु, वैसे सारे द्रविड़ों का देश हमारा कौन सा होगा? तो नेहरू जी को लगाया मामला गंभीर है, तो इनका रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा है। कौन सी भाषा है? मतलब ऑफिस का काम कौन सी में होगा? हिंदी और, इन दोनों में किसी के अंदर आप कर सकते हो। पर एक लाइन जुड़वा ली नेहरू जी ने, लेकिन हिंदी को विकसित किया जाएगा, हिंदी को प्रमोट किया जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत क्या बोलने लग जाएगा? हिंदी, तब हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाते हैं। ठीक है उनका, ठीक। पर साउथ इंडिया वाला उनका विकसित करोगे तब होगी ना राष्ट्रभाषा। हम न तो हिंदी बोलेंगे ना हिंदी हम लिखेंगे, इसलिए साउथ इंडिया वालों को यदि हिंदी समझ में भी आती है तो भी वो नहीं बोलते। अब साउथ इंडिया में किसी बंदे से जाके हिंदी में बात करो, वो बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखता है। उनको लगता है या तो हम हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सीखेंगे, एक इंग्लिश सीखेंगे, थर्ड लैंग्वेज सीखनी संस्कृत सीख लेंगे, हिंदी नहीं। नफरत है उनको, हद दर्जे की नफरत है हिंदी के साथ, वो बोलना ही पसंद नहीं करते हिंदी। ये तो रिपिया तेरी तीखी धार, कट गए मुंशी थानेदार, इस चक्कर में साउथ इंडिया वालों को मूवी हिंदी में लानी पड़ रही है। उनको पता है पुष्पा हिंदी में आएगी तो ही लोग देखेंगे, साउथ इंडिया में हो तो साउथ इंडिया वाले देख लो, हम तो उसको देखने वाले, इसलिए झकमरा के उनको ये करना पड़ रहा है, बाकी उनके मन में कतई नहीं है। वो तो मैं एक दिन वो सी सेट वाले आंदोलन की आपको बता रहा था, तो मुझे उसमें याद है, मैं तमिलनाडु के एक नेता से मिलने के लिए गया, डी राजा, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव है। महासचिव कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे बड़ा वो पद होता है। आप ये मान लो कि जैसे कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसे बीजेपी में जेपी नड्डा जैसे अध्यक्ष होते हैं, वैसे कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होते हैं? महासचिव। तब वो महासचिव नहीं थे, आजकल महासचिव डी राजा राज्यसभा के मेंबर थे। मैंने किसी यूपी के लड़के से लिंक निकलवाया, और लिंक निकलवा कहा यार इनको कदे कि मेरे से एक बार मिल ले। ड्यूटी लगाई हुई थी हम कुछ लोगों की कि बड़े नेताओं के पास जाके मिलो और उनको कन्विंस करो कि हमारे आंदोलन को सपोर्ट करे, राज्यसभा में, लोकसभा में हमारे मुद्दे को उठाए। तो मेरी ड्यूटी इन कम्युनिस्टों से मिलने के लिए दी हुई थी कि ये जो नेता इनसे मिलो। तो मैं पहले दिन अतुल कुमार अंजान से मिलके आया था। अतुल कुमार अंजान बिहार के थे, तो मैं हिंदी में बात करके आ गया, आराम से मुद्दा भी समझा के आ गया, उन्होंने आधे घंटे तक बिठा के आराम से मेरे से बातें भी सुन ली थी। अगले दिन मैंने कहीं से लिंक पढ़ा कि डी राजा से कैसे मिल सकते हैं, राज्यसभा के एमपी है, इनको जाके मामला समझाते हैं। यूपी का कोई एक लड़का कम्युनिस्ट पार्टी में काम कर चुका था, उसने कम्युनिस्टों से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है कल 10:15 बजे, 10:15 बजे भेज देना,
साहब राज्यसभा के लिए निकलते हैं तब आपसे मिल लेंगे। हम 10:15 ही पहुंचे, मेट्रो उतर के हाथों हाथ भाग के गए, सर बाहर ही खड़े थे, हमारा ही वेट कर रहे थे, अपनी गाड़ी के पास खड़े, भाई जैसे हमसे बात करेंगे निकलेंगे। तो मुझे लगा गाड़ी के पास ही बंदा खड़ा अपना ही वेट कर रहा था, अपने जाते धड़ाधड़ बातें बतानी है सीधी सीधी, भाई ये बात है ऐसा ऐसा आप करना है। मैंने जाते कहा कि सर मैं राजवीर उस मूवमेंट से आया हूं और उसके बारे में बात हूं। मैं मतलब ये 2 सेकंड बोला नहीं होगा, मैंने नाम नहीं बताया, इतने में उसने वापस कहा प्लीज स्पीक इन इंग्लिश और तमिल। मैं केवल 2 भाषाएं जानता हूं, इसके अलावा कोई भाषा नहीं जानता, यदि तेरे को ये दोनों आती है तो बात कर वरना रवाना हो। मतलब उस बंदे के चेहरे पे नफरत थी कि तू हिंदी कैसे बोल सकता है मेरे सामने। अब अपने चक्कर अपने को दोनों ही नहीं आए, ना तमिल आए ना इंग्लिश भी। अपने को वैसी इंग्लिश आती है ना कि अपने पहले हिंदी में सोचते हैं फिर ट्रांसलेट करते हैं, पहले हिंदी में सोचते हैं फिर देखते हैं कि इसके पीछे चुका है चुकी है, हेज लगाऊं हे लगाऊं, पहले वो सोचते फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर करके बोलते हैं। अब जितनी टूटी फूटी आ सकती थी मैंने बोली, इंग्लिश आराम से सुन ली। मतलब मैं गलत भी अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो आदमी ने एक बार नहीं कहा मुझे कि ये क्या सेंटेंस बोल रहा है और बोल रहा है, भाई भाव पहुंच जाने चाहिए, तो वो उतना तो मैं बोल ही सकता था। तो मैंने बता दिया सर यही है मैटर। एग्जैक्टली उसने सेम जो बातें मैंने बोली राज्यसभा में जाते ही बोली, और बाकायदा ये स्टूडेंट आए थे मेरे से मिलने के लिए, आज ये बात बोल के राज्यसभा में सरकार की आलोचना करता हूँ यही बोलता हूँ, पर उसने ये सेम बात मेरे से हिंदी में सुनना तक पसंद नहीं किया, जबकि उस आदमी को हिंदी आती है। तब लगा कि यार भाषा के प्रति लगाव क्या ये इन साउथ इंडिया वालों से सीखो। तो नेहरू जी साउथ इंडिया वालों को, नेहरू जी को पता चल गया कि ये तो लागू नहीं करेंगे, तो नेहरू जी को लगा फिर हिंदी को प्रमोट कहां करें, तो कहा हिंदी को प्रमोट करें नॉर्थ इंडिया में। तो नेहरू जी पूरे नॉर्थ इंडिया में घूमे कि प्लीज तुम लोग हिंदी को प्रमोट करो। उन्होंने पंजाब को कहा, उन्होंने महाराष्ट्र को कहा, उन्होंने गुजरात को कहा, यूपी बिहार एमपी तो हिंदी के थे, तो ये 3 ये महाराष्ट्र पंजाब गुजरात और चौथे अपने 4 को कहा कि तुम हिंदी को क्या करो प्रमोट। इन चारों में बात केवल हमने मानी, पंजाब ने पंजाबी नहीं छोड़ी, महाराष्ट्र ने मराठी नहीं छोड़ी, गुजरात वालों ने गुजराती नहीं छोड़ी। अपने सीएम थे जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास ने कहा ठीक है हम राजस्थानी नहीं लगाएंगे किताबों में, हम क्या लगा देंगे हिंदी, इसलिए हम हिंदी को प्रमोट करते हैं। इसलिए राजस्थानी बैकफुट पे रखी और हम मेन पे क्या लेके आगे, हिंदी लेके आगे कि चलो हम हिंदी पढ़ाएंगे बच्चों को। अब अपने साथ दिक्कत दूसरी, हिंदी पढ़ाए कौन, हिंदी अपने तो किसी को आती ही नहीं थी, इसलिए हम यूपी से टीचर लाए। इसलिए दादाजी की पीढ़ी के जो भी हिंदी के टीचर मिलेंगे, मैं तो कहता हूं पापा वाली पीढ़ी तक हिंदी की जो टीचर उनके सरनेम देख लिए जाए, दुबे, चौबे, तिब्बे, त्रिवेदी जी, द्विवेदी जी, चतुर्वेदी जी, सक्सेना जी, माथुर जी, कायस्थ जी, श्रीवास्तव जी, सारे के सारे यूपी के टीचर है। आपको रमेश कुमार, विनोद कुमार एक ही नहीं मिलेगा, अपने लोग ही नहीं थे, हिंदी अपने लोगों को आती नहीं, तो अपने लोग हिंदी के टीचर कैसे बने। इतने 70 साल में हम सीखे हैं, तब आजकल हिंदी की वैकेंसी में अपने लोग सिलेक्ट होते हैं, बाकी यूपी के लोगों को लाना पड़ा था अपने यहाँ पे पढ़ाने के लिए। दुर्भाग्य ये रहा कि कालांतर में जब हमने थोड़े साल बाद कहा कि भाई हिंदी को हमने प्रमोट कर दिया, हमारा राज्य हिंदी बोलने लग गया, हमारा राज्य हिंदी पढ़ने लग गया, अब हमारी राजस्थानी को मान्यता तो दो। इसके चक्कर में हमारी ये रह गई पीछे, उन लोगों ने जिनके हमने कभी पेट भरे थे, उन लोगों ने जिनको हमने कभी नौकरियां दी थी, उन लोगों ने सबसे पहले विरोध किया कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा नहीं है, क्योंकि उनको अपने रोजगार पे तलवार लटकती हुई नजर आ रही थी। उनको लगता था यदि राजस्थानी लग गई तो फिर हिंदी पढ़ेगा कौन, हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो अपनी नौकरियां क्या करेंगे। वरना यूपी में किसी टाइम में डायलॉग था कि यूपी में यदि नौकरी नहीं लगी तो राजस्थान तो पड़ा ही है, कोई जाके नौकरी कर लेगा। इसलिए आज भी, बाकी छोड़ो, आरएस की वैकेंसी आती है ना, 1000 लोगों की वैकेंसी है, अभी तक भी उसके अंदर 100-150 यूपी वाले मिल जाएंगे आपको। और ये तो अब कम हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा था, मिलता था 250-300 तक यूपी वाले बाहर से आ जाए, कोटा है नहीं, आपके राज्य ने कोई कोटा भी तय नहीं कर रखा कि बाहर वाले इतने ही आएंगे इतने नहीं आएंगे, जबकि आप और किसी का एग्जाम ही नहीं दे सकते। आप पंजाब का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि पंजाबी अनिवार्य है, आप महाराष्ट्र का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि मराठी अनिवार्य है, आप गुजरात का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि गुजराती अनिवार्य। आप ये कह सकते हो कि सर हम यूपी बिहार के दे लेंगे, यूपी बिहार वाले हमारे देते हैं, उनके होने भी तो चाहिए, उनके एग्जाम ही नहीं होता। एग्जाम होता तो उनके भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थी, अपने अब आया है, उनके बहुत पुराना है। उनके वैसे थी कि एक वैकेंसी आई, फिर ये वैकेंसी 10 साल चलेगी, इसके बीच में 2 वैकेंसी और आ जाती। तो वहां कोई बंदा बात ही ऐसे करता है कि अभी रिजल्ट आया है, जिसका हम प्री दिए थे उसका रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू दे चुके हैं उसका रिजल्ट बाकी है, एक मेंस भी दे दिए बीच में, 3 वैकेंसी एक साथ, एक का प्री दे रहा है, एक का मेंस दे रहा है, एक का क्या दे रहा है, एक का भी रिजल्ट नहीं, और फिर फाइनली पता चलता है कि तीनों कैंसिल हो गई। उनके लफड़ा वो था, तो उधर तो था नहीं उनके पास कुछ, तो अपने इधर पेपर देने के लिए आते, अपने आगे कोई पेपर दे लो। ये तो 2003 के बाद हमने स्थिति सुधारी, जब राजस्थान जी के ज्यादा पूछना शुरू किया, हमने कहा प्री में रगड़ो, राजस्थान जी के इतना ज्यादा पूछा जाए कि आए ना,
इसलिए हमने पूछने शुरू किया कि रामदेव जी के घोड़े का नाम बताओ, तेजा जी की घोड़ी का नाम बताओ। हमने इस प्रकार के सवाल पूछने शुरू किए ताकि बिहार वाले यूपी वाले आगे बंद हो, क्योंकि भाषा का बैरियर नहीं है, बाकी सब जगह भाषा का बैरियर है। और वो एक बार राजस्थानी पिछड़ी जो आज तक पिछड़ी हुई है, फिर भाषा वही आगे बढ़ती है जिसमें रोजगार होते हैं। जब राजस्थानी में रोजगार ही नहीं थे तो सीखे कौन? तो बीच में तो अपने घरों में ये माहौल आ गया था कि जो जो मम्मियां 10वीं पास थी उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि अब राजस्थानी नहीं बोल। मम्मी थोड़ी बहुत हिंदी सीख के आई थी, उसने अपने बच्चों को कहा कि क्या बोली जाए, इसलिए घरों में ही अपने तो राजस्थानी बंद होने लगी। फिर बीच में एक मम्मियां थोड़ी यूं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास आने लग गई थी, तब तो उन्होंने कहा अंग्रेजी बोलो। पर अब दिक्कत थी कि अंग्रेजी उनको खुद को ही नहीं आती थी, फिर उनको जितनी आती थी उतनी उन्होंने बच्चों से बुलाने शुरू की। एक वर्ड तो वो सीख के कहीं से फिनिश करो, तो सब जगह मिल्क फिनिश करो, होमवर्क फिनिश करो, ये वाटर फिनिश करो। फिनिश से आगे भी बोलो, वाटर फिनिश हो गया, अब क्या करें, अब मिल्क फिनिश कर लो, अब गेम फिनिश कर दो। टीवी फिनिश नहीं किया तुमने अभी तक, कार्टून कब तक फिनिश कर दोगे? मैं इससे आगे दुनिया है, फिनिश से आगे भी है। तो भाषा वाला तो ऐसा बैरियर है, इसलिए आपने आज दिन तक न तो ढंग से बोल पाते हिंदी को, लिखने वाला जरूर आ गया, इतने सालों का अभ्यास है, जब एग्जाम है उसमें दिया तो हम लिख लेते हैं, बाकी आज भी नहीं बोला जाता। मैं जब भी ये हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, कोई मुझे आग कर देता है, सर आप बीकानेर साइड के हो गया, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे वो टोन वो आती है हिंदी वाली। अंग्रेजी भाई मैं एकदम फ्रेंच बुला लो बोले तो ये टोन आए बिना तो कैसे रहे? आपको नहीं लगता लालू यादव कहीं बासंती बिहारी लगता है? उसकी भाषा का टोन कैसे जाएगा? वो तो वो का वो रहना ना। आप अखिलेश यादव की इनकी सुन लो कभी ना कभी। झारखंड साइड के अंदर जैसे अपने होता एक स्टूडेंट है तो अपने क्या बोलेंगे? खूब सारे होंगे तो ये होगा। मैं कहूं कि मैंने 1000 छात्रों को पढ़ाया था, यही कहूंगा, या मेरे को भाषण भी देना पड़े तो मैंने 1000 छात्रों के सामने आज क्या दिया था? भाषण। ये झारखंड साइड वाले बहुत सारे होते हैं, तब उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? हम उस दिल्ली वाले आंदोलन में थे, एक झारखंड का लड़का भाषण देने के लिए आया और उसने कहा आज इतनी सारी छात्रा को देखकर, मैंने कहा भाई साहब जेंडर चेंज कर गए, ये हमें यहां आके पता चला कि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग गायब है हमारा। आप ये थोड़ी कह सकते हो गलत बोलता, उसकी टोन वही है, लिखता वो यही है। इसलिए आप तो प्लीज अपनी भाषा को प्रमोट करना सीखिए। दुनिया में तमाम लोग अपनी भाषाओं को प्रमोट करते हैं हमारे को छोड़ के, और इससे बुरी दिक्कत ये आ गई। मैं कहता हूं कि भाई सरकार मान्यता दे ना दे, रोजगार मिले ना मिले, फिर भी भाषा तब तक बनी रहती है जब तक लोग उससे शर्म नहीं करते। हमने हमारी भाषा में शर्म करना शुरू कर दिया। कि मुझे विजय सर, इकोनॉमी विजय सर आते हैं, विजय सर ने मुझे एक बार बहुत अच्छा किस्सा बताया। विजय सर कोई पहले सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है, विजय सर आरएस में, उधर आरएस छोड़ के बाद में इधर आ गए। तो विजय सर बताते हैं कि यार मैं पहले उधर कंपनी में था तो वहां हमारे जो मैनेजर थे वो उड़िया थे, उड़ीसा के थे। हमारा जो पियोन था, गार्ड साहब जो थे वो भी थे उड़िया। मैंने यार उस मैनेजर को एक बार भी उस गार्ड से उड़िया के अलावा दूसरी भाषा में बात करते नहीं देखा। तो मैनेजर जब भी आता उस गार्ड से रुके उड़िया में बात करता। जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि यदि ये स्थिति राजस्थान के संदर्भ में होती कि मैनेजर भी राजस्थानी, गार्ड भी राजस्थानी, तो पहली बात अपने वाला बात ही नहीं करता, तो लेता गार्ड से तो क्या ही बात करूं। तो फिर राजस्थानी तो मरे ही नहीं बोलता, उसको लगता राजस्थानी बोलने पे गार्ड साहब समझेंगे गंवार आदमी है। वो बोले 4 टप्पे अंग्रेजी में बोल के गार्ड को कहता या हिंदी में समझाने की कोशिश करता, पर राजस्थानी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये सबसे भयंकर है और हमको ये लगने लग गया। आप पंजाबियों को देखो, आप कभी पंजाब जाइए, देखिए उस स्थिति को। साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है शहर का नाम पंजाबी में, फिर शहर का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में, फिर शहर का नाम लिखा हुआ उर्दू में, इसमें हिंदी नहीं है। आप गुजरात में किसी दुकान का साइन बोर्ड चेक कीजिए, आप और छोड़िए, आप तो महाराष्ट्र में हिंदी बोल के दिखा दीजिए तो कूट दें लोग। और तो बहुत दूर की बात, बोल के दिखाइए, आप किसी मराठी से बोलिए। आप वहां काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, एक आप है और वहां पे 20 मराठी है, और आप उनके साथ में हिंदी में जाकर बात कर लो, कूटेंगे, मुंह सुझा दे शाम तक कूट कूट के। महाराष्ट्र में रहना तो क्या बोली जाए, अपने ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अपने तो उल्टा है कि अपने लगता है ना कि इस बंदे को राजस्थानी नहीं समझ में आ रहा, अपने कहता है मैं समझाता हूँ, अंग्रेजी बोल दूं, हिंदी बोल दूं, जिस भाषा में तेरे को समझ में आता है उसमें बोल दूंगा। अपने इस प्रकार कोई बात है।
मैं यहाँ नया नया आया था, मेरे राजस्थानी सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो मेरे में एक कीड़ा ज्यादा जागता था कि नहीं यार अपनी भाषा है, दूसरा कैसे बोल रही है वो। तो मैं शुरू शुरू वैसे करता था, किसी दुकान पे गया और किसी दुकान पे जाके मैंने टिपिकल एकदम अपने वाली बोली कि मैं नहीं बोला चीनी दो, मैं खांड दो। खांड बोलते हैं चीनी को, मैंने बोला खांड दो। अगले ने पूछा क्या चाहिए, मैं तेरे को नहीं है मेरी भाषा समझ नहीं है, तुम अगली दुकान से लेंगे, उससे लेंगे जिसको आती है, तेरे दुकान से तो। फिर मुझे पता चला कि इनको किसी को नहीं आती, फिर अपने बिना चीनी की चाय बनानी पड़ेगी आज, चीनी तो अपने को यहाँ पे मिली। तो धीरे धीरे मेच्योर हुआ तो समझा कि यार इनको आती नहीं तो अपने को बोलनी पड़ेगी। वरना मेरे शुरुआत में यह था कि नहीं यार इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो उसको हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी, दुकानदार चलन। फिर लगा अपने एक के करने से क्या हो, ये तो खूब सारे लोग ही हो। फिर अगली बार ये खुद ही पूछ लेगा खांड लोगे कि नहीं लोगे, ये बात कर लेगा अपने से इस भाषा के अंदर। हम क्यों बोले कि नमक लेने का लूण चाहिए, बोलते ना गांव में, अभी तो लूण ही बोल रहे हैं, तो अब जाके लूण ही मांगा जाए इससे कि लूण चाहिए। इसको लूण समझ में आएगा, इसको 6 रुपए कमाने लूण देगा, नहीं आता तो अपने दूसरी दुकान से लाएंगे, वो कमाएगा जिसको लूण आता है। पर ये हम कर नहीं पाए, हम कर नहीं पाए, इसलिए लोगों की दुकानदारियां चल रही है। उल्टा हमने ही जाके कहना शुरू किया नमक चाहिए, तो अगला दूसरे कोई बंदा है भी तो वो क्यों सीख लेगा आपकी भाषा। इसलिए भाषा से प्रेम रहना ही चाहिए, वरना जब भाषाएं समाप्त होती है ना उनके साथ कल्चर समाप्त हो जाती है। मैं आप बोले तो हिस्ट्री चल रही है, जिन जिन बैच में कल्चर चलती है उन बच्चों को मैं हमेशा कहता रहता हूं ये दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हें कल्चर भी पढ़नी पड़ती है। ये कैसे हो सकता है कि कोई राजस्थान का बच्चा राजस्थान की कल्चर पढ़े, किसी भी राज्य में उस राज्य की कल्चर नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि उन बच्चों को आती है। किसी मराठे को आप क्या सिखाओगे गणेश चतुर्थी कब आती है, वो जानता है गणेश चतुर्थी के सारे रीति रिवाज जानता है, इवन वो गणेश चतुर्थी का गीत गा देगा मराठी में। यहां बच्चा ये भी याद करता है कि रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था, मम्मी का नाम मेणादे था, पत्नी का नाम नेतल था। और मुझे लगता है पढ़ाई ने कितना कुछ बर्बाद किया कि इस पढ़े लिखे बच्चे को तो याद करने पड़ रहे हैं। इसमें भी कंफ्यूज हुआ करता है, सर मम्मी कौन थी, सर मम्मी मेणादे थी नैणादे थी, इसमें भी इसके चक्कर पड़ रहा है। और गांव में टिपिकल अनपढ़ मेरे दादाजी है जो सुबह शाम गाते हैं कि घनी रे खम्मा अजमाल जीरा कंवरा बो तो मेणा दे रो लाल बो तो नेतल रो भरतार। इसको भी भजन आता तो ये जानता कि नेतल का भरतार है इसका मतलब पत्नी का नाम नेतल है, कोई मेणा दे रो लाल इसका मतलब मम्मी का नाम मेणा दे, वो अजमाल जीरो कंवरो इसका मतलब पिताजी का नाम क्या था। ये भी यदि थोड़ा सा सीखा होता तो ये जानता कि राजस्थान में हर घोड़े को बोलते थे लीलो, हर घोड़ी को बोलते लीलन। इसलिए घोड़े घोड़ियों का नाम याद नहीं करने, हमने हर घोड़े को लीला कहा है, हर घोड़ी को क्या कहा है। इसलिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, फिर भी हमने गीत में गाया लीला घोड़ा रो असवार मारो मेवाड़ी सरदार। हम हर घोड़े को लीला कहते हैं, पर यहाँ टाबर वो भी याद करते हैं रामदेव जी घोड़ा लीला। यार ये भी याद करना पड़ रहा है, कारण क्योंकि आपको अपनी भाषा आती। पहले थोड़ा सा प्राउड करना सीखिए कि नहीं भाई हमारी है। फिर अपने कह देते, कोई आकर देता सर हिंदी भी तो अपनी है, मगर माँ और मौसी में फर्क है। हिंदी मौसी हो सकती है पर माँ तो माँ ही रहती है, मौसी मौसी होती है। वो कितना ही लाड कर ले, कितना ही प्यार कर ले, लेकिन वो हमारी माँ जैसी। तो वो जो भाव मेरे मन में मारवाड़ी में उत्पन्न होते हैं वो भाव न तो मेरे मन में कभी हिंदी में उत्पन्न होते हैं, ना मेरे मन में कभी इंग्लिश में उत्पन्न हो पाएंगे। मैं उनका ट्रांसलेशन करता हूं। ये तो ठीक है थॉट प्रोसेस हिंदी में पढ़ पढ़ के मैंने हिंदी में सोचना शुरू कर दिया, बाकी एग्जैक्टली आज भी यकायक कोई घटना हो तो मेरा दिमाग मारवाड़ी में सोचता है। कि मैं नींद में था और अचानक मुझे जगा दिया किसी ने, तो मेरे मुंह से कभी नहीं निकला क्या हो गया, मेरे मुंह से क्या हो गया। होना ये चाहिए कि अकस्मात भी मेरे में हिंदी नहीं निकल रही, मरे नहीं निकल रही। इतने सालों से पढ़ते पढ़ाते हो गए पर वो नहीं आ रही। वो जो यकायक वर्ड मेरे दर्द हो रहा है तो उस समय जो भाषा निकल रही है वो मेरी मारवाड़ी। मैं खुशी में हूं उस समय जो भाषा निकल रही है वो मारवाड़ी भाषा वो है। बाकी तो सोच समझ के बोलनी है। मैं फ्रेंच सीख जाऊं कल को, सोच समझ के तो कोई कुछ ही बोल ले। तो मातृभाषा कौन सी होती है, कौन सी है आपकी मातृभाषा है? हाँ, फिर कोई ना कोई आके ये कहता है कि सर भरतपुर में तो अलग बोलते हैं और डूंगरपुर में अलग बोलते हैं, गंगानगर में ये बोलियां हैं। ये क्या है? भाषा नहीं है। भाषा वो होती है जिसमें लिखा जाता है, इनमें अपने लिखा नहीं जाता। बोलियां सबकी अलग अलग होती है। आप भरतपुर गंगानगर छोड़िए, मेरे गांव से 10 किलोमीटर आगे का गांव है, उनकी अलग है। मैं हमेशा गांव में कभी आप नोटिस करना, गांव में लड़की की शादी की, महीने भर ससुराल रह के वापस आई तो 2-4 टप्पे ससुराल के बोलती जो अपने गांव में नहीं बोले जाते। तो गांव में कहते हैं भाई सास रंग चढ़ी हुए कि भाई 1 महीने के अंदर ससुराल के वर्ड बोलने लगे, अपने वाले वर्ड इसने छोड़ दिए।
कोस कोस पर बदला है पानी, 3 कोस पर बदला है वाणी। 3 किलोमीटर बाद में पानी का स्वाद चेंज हो रहा है, 9 किलोमीटर के बाद में बोलियां चेंज हो रही है। एक जिले के अंदर 4 प्रकार की बोलियां। मेरा गांव, मेरा ननिहाल, दोनों एक जिले के अंदर है, उसके बावजूद हमारी बोलियां अलग है। मेरी मम्मी अलग प्रकार से बोलती है, हमारी जो गांव वाली लैंग्वेज अलग प्रकार की। मम्मी हरियाणा टच पे एकदम जाके, हरियाणा साइड में ननिहाल पड़ता है, तो मम्मी आज भी हरियाणवी वर्ड यूज में लेगी। हमारे गांव साइड में वो कोई वर्ड बोलता ही नहीं, उनका दूर दूर तक ही लेना देना है। मम्मी से अब तक भी वो नहीं छूटी, अब तक की मम्मी मतलब गुस्से में होगी, खुश होगी तो अपने वाले वही वर्ड लेके आएगी। उससे आज दिन तक भी हमारे गांव वाले वर्ड नहीं बोले गए, हमसे वो नहीं सीखे गए। हमारे वाले गांव वाले हैं, क्योंकि पापा का असर, दादाजी जो थे उनका असर ज्यादा मेजोरिटी में हम रहे, तो हमारी वाली भाषा दूसरी रही। सीखने को आदमी कुछ ही सीख ले। मेरे पापा की पोस्टिंग गंगानगर रही, तो गंगानगर वाले उस बेल्ट में, इंदिरा गांधी नहर वाले बेल्ट में रही, इसलिए मैं पंजाबी बोलता, लिखता, पढ़ता, समझता सब कुछ हूं, सब कुछ ही आती। मदरसे गया था मैं कुछ दिन, तो मुझे अली बे ते पे से उर्दू वाले सब आते हैं। गांव मुसलमानों का गांव था, मदरसा था, बच्चों के साथ हम भी चले जाया करते, थोड़ी बहुत वो भी सीख ली थी। सीखी हुई है, आती नहीं। राजस्थानी सीखी नहीं, आती। दो फर्क है। आप भरतपुर वाले किसी बंदे से मेरे को बात करवा दीजिए, ये हो सकता है कि मैं अलग प्रकार से बोलता हूं, अलग प्रकार से बोलता है, समझने में दिक्कत थोड़ी है। भरतपुर वाला कुछ भी बोल रहा है अपने को समझ आ रहा है, अपने कुछ भी बोल रहे हैं उसके समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, 2 दिन तालमेल नहीं बैठा, तीसरे दिन आपका तालमेल बैठ जाएगा। उल्टा ये, तीसरे दिन आप भरतपुर वाले जैसा बोलना शुरू कर दोगे, मोकू तोकू जो भी है थोड़ा बहुत करोगे, है ना। मैं यहाँ नया नया रहने के लिए आया, मेरे रूममेट बाड़मेर के 2-3 लोग थे। मैं चूरू बीकानेर उधर गंगानगर साइड में रहा हुआ, पंजाबी बोली भी या मेरी बीकानेर वाली बोली भी या चूरू वाली भाषा बोली भी, बाड़मेर वाली से क्या लेना देना, हम जानते ही नहीं थे। यहाँ आगे सीखे, धीरे 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 पता चला ये लोग 2 को बे बोलते हैं। 2 क्या बोलते हैं, मेरे समझ में आया कि यार दो दो जब भी बोलना है तो इनके साथ में अपने क्या बोलना पड़ेगा, बे बोलना पड़ेगा। धीरे धीरे और सब समझ में आएगा, अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। वर्ब तो वही थी, वो तो चेंज हो नहीं रही थी, थोड़े बहुत शब्दों के विन्यास चेंज हो रहे थे। विन्यास आप सीख जाते हो। वो मैं कह रहा हूं कि पंजाबी, मेरे को पंजाबी लिखनी, बोलनी, समझनी, पढ़नी सब कुछ आती है, पर मेरे को कौन सी पंजाबी बोलनी आती है, जो ये अबोर में बोलते हैं, फजिलका में बोलते, जो गंगानगर के टच करता हुआ पंजाब। जलंधर से आगे वाली पंजाबी नहीं पल्ले पड़ती। आप किसी गुजराती से सुनिए, उसकी सूरत की गुजराती अलग, गांधीनगर की गुजराती अलग, अहमदाबाद की गुजराती अलग। तमिल में 71 बोलियां हैं। चेन्नई वाला तमिल अलग बोलता है, तिरचनापल्ली वाला अलग बोलता है। मलयालम अनंतपुरम वाले अलग बोलते हैं, कोई अलग, आपके त्रावणकोर की तरफ जाओगे अलग बोलेंगे। बेंगलुरु वाले अलग बोलेंगे, कर्नाटक के दूसरे हुबली में चले जाओगे तो अलग बोलेंगे। हर भाषा के अंदर बोलियां हैं। और हम तो खुद एक तो सीधा सीधा ही हम कहते हैं कि कलर की स्पेलिंग कोई तो हम लिख देते हैं COLOUR, कोई हम कहते हैं COLOR, और हम कहते हैं सर ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये इंग्लिश है। क्यों, तो दोनों क्यों है, क्योंकि बोलने के तरीके में चेंज आ गए। तो दुनिया में हर भाषा के अंदर खूब सारी क्या होती है, और एक बोली कई कैसे नहीं हो सकती। तो ये हम जो भी बोलते हैं ये हमारी क्या है, बोली, ये भाषा नहीं है। भाषा वह है जिसमें लिखा जाता है। अपनी लिखने वाली भाषा ये थी कि अपने ये दोनों सह होते ही नहीं, ये नहीं होते, अपने तीनों एक ही था, इसलिए बोले ही नहीं जाते। इसलिए आप, मैं तो हमेशा अब मैं जब मेच्योर हुआ तो मैं सोचता हूं कि यार छोटे थे तब सर ने क्या क्या गड़ा सिखाए, क्यों सिखाते कि कैसे बोलने हैं इनको, कि क ख ग घ ऐ बाहर निकलते हैं, च छ ज झ ऐ, सबसे नीचे से फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर बाहर निकले, ऐसे ऐसे बाहर निकलते हुए आएंगे सर। मगर सारी लाइनें, क वाली लाइन, फिर च वाली, ट वाली, यूं आते, फिर सर इस लाइन में आते, और इस लाइन में आके कहते कि स है, क्योंकि ये सर कोई नहीं बोलनी आती, ये वाले आते ही नहीं, क्योंकि भाषा में थे ही नहीं। ये आपने 2 नए वर्ड सीखे, आप वाली भाषा में नहीं थे, तो आपको लगा ये, तो इसलिए शिव जी, षटकोण, सड़क, तीनों एक जैसे, अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है। उल्टा पश्चिमी राजस्थान वालों ने कहा कि हमारे हिव जी, हटकोण, हड़क, सही क्यों यूज में लेना है। उल्टा अपने ये था, अपने ख ऐसे नहीं लिखते थे, ये ख है अपना, खरगोश ये है। आपको सरगोश लगता है, दादाजी की उम्र की किसी आदमी से पढ़ाओगे उसको खरगोश पड़ेगा। जय नहीं है ये आपका,
ये आपकी भाषा में ही है केवल, अड़ा है, हिंदी में है ही नहीं। हिंदी, और इसलिए अपने से आज भी अड़ा बोला जाता है, औरों से अड़ा नहीं बोला जाएगा। आप कभी नहीं कहते कि मेरा दोस्त कालू है, आप कभी नहीं कहते कि मेरा घर गली के बाहर है, आप कभी नहीं कहते कि मेरे घर के आगे नाली है, नहीं बोला जा रहा ना। आप ही बोल सकते हो इस वर्ड, आप यूपी वाले से बुलवा लो, मैं कहता हूं यूपी वाला इस वर्ड को बोल के दिखा दे। और इनमें अंतर होते हैं, लोग कहते हैं सर लय और लय एक ही होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि यार एक वर्ड है, मैं ये कहता हूं उसकी हालत माली है, इसका मतलब आर्थिक स्थिति खराब है। इस माली का मतलब है आर्थिक स्थिति खराब होना। क्या मतलब इसका, मोड़ो याद, आर्थिक स्थिति क्या उसकी खराब। जब मैं कहता हूं कि मेरा दोस्त माली है, जब मैं उसकी जाति बता रहा हूं, मैं उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में मैं कहता हूं मेरा दोस्त माली हालत में, इसका मतलब आर्थिक स्थिति खराब। मेरा दोस्त माली, इसका मतलब मैं उसकी क्या बता रहा हूं। मैं आपको कहूं कि तू पढ़ लिया कर रहे, वरना पापा आते हैं ना, मैं पोल खोल दूंगा तेरी, इसका मतलब तुम्हारे नंबर कम आते हैं, ये सीक्रेट मुझे पता है और मैं ये सीक्रेट उनके सामने खोल दूंगा। मैं ये कहूं कि मेरे पापा घर है, मैंने पोल खोल दी, मतलब दरवाजा। पोल, पोल का मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूं क्या पापा है कि मैं पापा मैं पोल खोल दूं, किसकी है, नहीं कह सकता ना, वर्ड इंटरचेंज तो नहीं किया जा सकता ना, अलग अलग वर्ड है ना। खड़ल, फ्लो, पानी का बहना, नदी बहती है तो हम कहते हैं कि पानी खड़ल खड़ल चले, नदी खड़ल खड़ल चले, इसका मतलब रुकना। खलल का मतलब रुकना, खलल का मतलब बहना, विलोम है, एक दूसरे के उल्टे है। कि बीकानेर में एक राजा हुए, उन राजा ने कहा कि यूपी साइड वालों को नौकरी नहीं देनी, तो क्या करें, कैसे रोके। तो एक बंदे को बिठाया, उस बंदे को बिठाकर तू तो जो भी कोई नौकरी करने के लिए, आधार कार्ड तो होते नहीं थे, जो भी नौकरी मांगने के लिए उसको करना कि तू ये पढ़ के दिखा दे। तो रखते अपने को पश्चिमी राजस्थान साइड वाला जाता, वो कहता खलल खलल, वैस अंदर आओ भाई नौकरी मिल गई। कोई यूपी वाला हो तो कहता खलल खलल, और राजा का बंदा कहता कि तेरी नौकरी में खलल है, तेरी नौकरी में बाधा है, तेरे को ये नौकरी प्राप्त है। ये अण है, अण ऐसे नहीं है, ये है, इसलिए अपने ये मिलेगा। कोई कहे कि सर रा के बाद दो मात्रा और लगा दी, डी दोबारा कर गए सर, एक मात्रा आधी रह गई, दो मात्रा पूरी कर दी, डी बना है, नहीं लिखते थे वैसे, ये आना होता ही नहीं, इसकी जगह अपने ये यूज में लिया करते। पर आपको ये तो कोई कहता है ये भाषा आप सर कहां गई, किसी बाणिये की दुकान से सामान खरीद लो, टिपिकल अग्रवाल जी, हाथ से लिख के पर्ची दे दे, जलम लग जाएंगे आपको, पढ़ नहीं पाओगे उसको, वो पर्ची तो नहीं पढ़ी जाए आपसे। मुड़िया, अक्षरों को मोड़ मोड़ के लिखते, इसलिए क्या थी, एक चीज होती है बोली जिसमें आप बोलते हो, एक होती है भाषा जिसमें आप लिखते हो, एक होती है लिपि जैसे आप लिखते हो। कि मैं कहूं मैंने मेरा नाम ये लिखा, ये देवनागरी है, सेम बात ही तो लिखी है ना, नाम वही है ना, अलग थोड़ी दे रहा है, पर इधर रह ये है, इधर रह का मतलब ये है। गुरुमुखी है, पंजाबी है, मैं गुरुमुखी के अंदर लिख रहा हूं, वो सेम है। इधर आप ये थोड़ी कह सकते हो गै बना दिया लिखने का तरीका, क्योंकि ये क्या है आपकी, तो ये बोलियां हैं। क्योंकि कोई पूर्वी राजस्थान, मैं अब भी याद करता हूं 2014-15 में बिड़ला बिड़ला ऑडिटोरियम में, ये अजमेरी गेट पर कोई एक सभागार था, उस सभागार के अंदर एक कवि सम्मेलन था, लिखा था राजस्थानी एक कवि सम्मेलन, मैं उसको सुनने के लिए चला गया। उसमें अलग अलग आए हुए थे, हाड़ोती के आए हुए थे, वागड़ी के आए हुए थे, उसके अंदर मारवाड़ी के थे, गंगानगर के, सब तरफ के लोग थे। मुझे उसमें सबसे अच्छे जो कवि लगे थे वो एक भरतपुर के थे, वो ये मोकू तोकू वाली कविता बोल रहे थे, मुझे वो याद हुई थी, मुझे वो सबसे अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरा भरतपुर की बोली से कोई लेना देना नहीं।
न मेरा कोई वहां का दोस्त रहा जिससे ज्यादा मैं कनेक्ट कर पाता, न मैं कभी उधर गया हूं, पर मैं उनकी समझ पा रहा था, क्योंकि बोली में थोड़ा बहुत फर्क होता है, समझ में तो आती है। उल्टा मेरे वो जबान पे ज्यादा चढ़ी थी, मैं कई दिन तक उस कविता को गाता रहा था। हमारे साइड का कोई बंदा आया था, उस वाली मुझे इतनी समझ में नहीं आई थी, भाई उसने बोल दी, लगा ठीक है, कविता याद करने वाली टाइप की। तो इसलिए अपनी बोलियों में कतई विभिन्नता नहीं है। 92 के आसपास में कन्हैयालाल सेठियान ये धरने पर बैठे थे संसद के आगे, तो किसी पत्रकार ने पूछा कि आप राजस्थान वाले कहते को मान्यता दी जाए, तो किसको मान्यता दी जाए, आपकी तो अलग अलग प्रकार की है। तब उन्होंने एक सिंपल सी लाइन बोली थी कि मीरा कहेगी बिना मानो भाषा राजस्थानी। क्या लाइन है बोलो देखे? मीरा कहेगी बिना मानो, हमारी मीराबाई इतना बड़ा साहित्य लिख के गई है, उसको तुम हिंदी में पढ़ाते हो, हिंदी नहीं है वो राजस्थानी है। दिक्कत यह है, ये समझाएं किसको? अपने लोगों ने इतने सवाल खड़े कर दिए जिसकी हद नहीं। मैं तो अभी 5-7 दिन पहले वसुंधरा जी से मिलके आया, और वहां मैडम का ये सबसे पहला ये था, तो जैसे ही उनको कहा कि मैडम इस भाषा को कम से कम राजभाषा का दर्जा तो दिया जाए, राजस्थान तो कहे कि हमारी भाषा है। जिनको घर में इज्जत नहीं मिलती उनको बाहर के लोग इज्जत नहीं देते। कहाँ एड शेड्यूल है, आप घर में तो इसको दर्जा दो। पर मैडम का सीधा सीधा सा वापस था कि बट राजस्थान इज नॉट लैंग्वेज। मैंने वापस कहा कि मैम 94 वाला जो दिल्ली का धरना था उसमें आप थे, आप खुद बैठे थे, तो आप धरने में कौन सी भाषा के लिए बैठे थे? यस आई वॉज देयर, मेनी अदर्स वर देयर, पर फिर भी लोग विरोध करते हैं इस प्रकार की भाषा। और फिर यह है, तुम्हारे तो ये हाड़ौती में अलग है, वागड़ में अलग है, मेवाड़ में अलग है, वापस का। और ऐसा और कहीं नहीं है तुम्हारी, नहीं मैम, हमारे 73 डायलेक्ट्स है, तमिल वालों के पास 71 है, उनके पास भी इतनी है। मैम गुजरात वालों के पास 19 है, मैम पंजाब वालों के पास 17 है, ये सबके पास डायलेक्ट्स है। ये डायलेक्ट्स है मैम, ये लैंग्वेज नहीं है। ओके देन व्हाट्स योर हिस्ट्री? यस मैम हिस्ट्री है हमारी, 8th सेंचुरी से लेके अब तक की हमारी हिस्ट्री है। लास्ट में मैम इस पे आए कि यू विल डिस्कस अदर पीपल, और बाकी लोगों से भी जाके मिलो, उनको ये समझाओ, मेरे को समझाने से क्या होगा? यू आर अथॉरिटी। जब आपको भी समझा पाने में कामयाब नहीं हो रहे तो हम किसको समझाएंगे, किसको कहेंगे? फिर लगा कि यार अशोक जी को कहना थोड़ा सरल है कि मैडम वापस इंग्लिश में बोलने लग जाते हैं, तो इंग्लिश में तो वापस अपने उकड़े और नहीं, क्या बोले क्या वापस मैडम के सामने। तो अशोक जी को जोधपुर में, साथ वाले कई परसों जोधपुर में अशोक जी से मिले, इसलिए अशोक जी बाकायदा बात में बोले इस बार मैं प्रयास करूंगा और इसको राजभाषा का दर्जा दे दूंगा, ये दे दूंगा। पर कम से कम आप कहना सीखिए। आपसे कोई पूछे भाषा कौन सी है, एक राजस्थानी है। फिर मैं कहता हूं यदि है भी ना कि भरतपुर वालों की अलग है, मैं उस दिन मैं मैम को हंसी रहा था, उनको ही कह रहा था कि मैम कौन सी को मान्यता दी जाए? मैं जिसको अच्छी लगे उसको दे दो। आपको ये लगता है ना भरतपुर वाली अच्छी है, उसको मान्यता दे दो, बाद में हम सेलेक्ट लेंगे क्या करना है। आप तो मानो कि एक को मान्यता देनी, भरतपुर वाले को दे दो, कोटा वाली को दे दो, बूंदी वाली को दे दो, डूंगरपुर वाली को दे दो, जोधपुर वाले को दे दो, जो भली लगे उसको दे दो। कि भाषा नहीं है। 12th क्लास में कोई बच्चा राजस्थानी सब्जेक्ट ले सकता है, बीए में कोई भी बच्चा राजस्थानी सब्जेक्ट ले सकता है। यदि भाषा ही नहीं है तो पढ़ाते क्या हो? यदि ये भाषा नहीं है तो उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है? और फिर सबसे बड़ी बात, यदि फिर आप कहते हो पूरे राजस्थान को नहीं आती, तो ये तो पूरे राजस्थान में लेते हैं, फिर डूंगरपुर वाला बच्चा कैसे पढ़ रहा है उस बुक को? सेम उसी बुक को भरतपुर वाला बच्चा कैसे पढ़ रहा है? इसका मतलब बोलियां अलग अलग है, उनके लिखने के तरीके में कोई भी चेंज, तो कल पढ़ेंगे। बाकी ऐसी बातें मत लगाया करो मेरे को।